गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद। हमारा आज का टॉपिक मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहेगा। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसड्यूसर कंप्लीट कर दिया था। ओके। मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे हम जो ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं वो हमारे मेनली हम दो टाइप के यूज करते हैं। एक आपकी एलवीडीटी और एक आपकी आरवीडीटी। एलवीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। और आरवीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ओके, तो इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट को आपको मेजरमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी चीज का अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आप वो मीटर में जान सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपको जानकारी लेनी हो तो आप कैसे जानेंगे? वो आप ट्रांसड्यूसर के थ्रू आप लोग उसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो आपका क्यों यूज होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए आपका यूज होता है। ओके, ठीक है। तो हम पहले एलवीडीटी के बारे में जानकारी लेंगे, देन उसके बाद हम आरवीडीटी के बारे में जानकारी लेंगे। आपका जो एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर है, एलवीडीटी है, वो आपका आपका एज अ वाइडली कैसा यूज होता है? एज इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। यानी उसका मतलब क्या है आपका? ये आपका एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। लेकिन लेकिन ये आपका एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर नहीं है, आपका एक पैसिव ट्रांसड्यूसर भी है। क्यों? क्योंकि आगे हम उसके कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि क्यों उसे हम पैसिव ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल है आपका कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ओके, इसीलिए उसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइप ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। एलवीडीटी का कंस्ट्रक्शन क्या है, देन उसके प्रिंसिपल के बारे में, देन उसके वर्किंग के बारे में, और उसके बाद उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम लोग जानकारी पूरी लेंगे। ओके, और कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है? आपका जो ये एलवीडी है उसमें आपकी एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। सिंपल, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। और ये वाइंडिंग क्या है आपकी, कैसे अरेंज करी जाती है? आपकी कंसेंट्रिकली और एक दूसरे के बाजू में। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये इसकी एक्चुअल फिगर है। इसमें देखिए आपका ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपकी दो सेकेंडरी वाइंडिंग है। जो आपकी S1 और S2 से है वो आपकी दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, और जो आपके P से डिनोट करी आपकी वो प्राइमरी वाइंडिंग है। तो इसमें क्या होता है कि आपके होलो सिलिंड्रिकल बॉबिन, आपकी जो बॉबिन होती है जैसे आपकी, तो उसमें होलो सिलिंड्रिकल होता है। तो उस तरीके में उसमें सेंटर में आप प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को वाउंड करते हैं, और उसके आसपास आजू बाजू सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोग वाइंड करते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। देन जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपका जो आप ये बीच में आप आर्म यूज कर रहे हैं, जो आपका होलो बॉबिन के अंदर डिस्प्लेस हो रहा है, वो किस मटेरियल का बना होता है? वो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, और वो आपके एक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। ये जो आपका शाफ्ट है उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, ताकि वो एज अ सेंसिंग डिवाइस की तरह हम लोग काम कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आप प्राइमरी वाइंडिंग में आप एसी एक्साइटेशन देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्राइमरी वाइंडिंग में एसी एक्साइटेशन दे रहे हैं, इसीलिए आपका जो एलवीडीटी है वो आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर भी कहलाता है। ओके, नाउ एसी एक्साइटेशन देने के बाद क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग में हमारी वाइंडिंग एसी एक्साइटेशन अप्लाई होगा, तो क्या होगा? आपका एक एयर गैप में आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। यानी जो आपका ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, आपका जो ये होलो बॉबिन के अंदर आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और ये फ्लक्स आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से आपका कट होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका एक तरीके का करंट प्रोड्यूस होगा, जिससे जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग 1 यानी S1 और S2 के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये जो आपका प्रिंसिपल है, ये जो आपने आपने जो वर्किंग बताया, ये जो आपने इसकी कंस्ट्रक्शन बताई, ठीक है, तो ये ही आपका एक तरीके का वर्किंग प्रिंसिपल है जो आपका ट्रांसफार्मर में यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल भी आपका हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए
अब आपका जो ये एसी एक्साइटेशन आपने दिया, ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में आपका मूवेबल कोर होगा, वो आपके दोनों के बीच में आपका वेरी करेगा, ठीक है। तो जब आपका कोर होता है, ये जो आपने फेरोमैग्नेटिक कोर लिया, अगर ये आपका सेंटर पोजीशन में है, तो जो आपकी सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल, जो दोनों के बीच में कपलिंग होती है, ठीक है, वो आपकी इक्वल है। Okay, as the move as the core moves away from the center position, the coupling of one secondary becomes more than another. इसका मतलब क्या है, अगर आपका फेरोमैग्नेटिक कोर, अगर आपका मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपका फेरोमैग्नेटिक कोर है, वो आपका आगे की ओर बढ़ गया, यानी S2 सेकेंडरी वाइंडिंग में S2 की ओर बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है वो ज्यादा है, इसके कंपेयर में सेकेंडरी वोल्टेज S1 के कंपेयर में आपका S2 ज्यादा है। ओके, ठीक है, तो ये आपका ये कंस्ट्रक्शन था एलवीडीटी का। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे आपका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है और यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हैं। सर्किट किस तरीके से हमें बनानी है, तो यहाँ पे आप प्राइमरी वाइंडिंग होगी एंड देन हमारी दो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ओके, और बीच में हमारा डिस्प्लेसमेंट कोर होगा। ओके, तो ये हमारी जो फेरोमैग्नेटिक कोर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो हम आउटपुट ले रहे हैं वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, वही हमारी एक डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी को हमें मेजर करके दे रहा है वोल्टेज डिफरेंस में। ओके, तो ये हमारा हो गया पूरा डिस्प्लेसमेंट से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, इसीलिए हम इसे एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ओके, देखिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल तो मैंने आपको पहले बता दिया। एलवीडीटी वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। एग्जांपल आपका म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है कि आपका अगर कोई एसी करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, तो उससे क्या होगा, आपका एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। कहाँ पे, ये जो आपका होलो होलो सिलिंड्रिकल बॉबिन है, उसके अंदर आपका एयर गैप में आपका एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण आपका S1 और S2 में आपका वोल्टेज आपका इंड्यूस होगा। ओके, तो ये था आपका ये वर्किंग प्रिंसिपल था एलवीडीटी का। अब वर्किंग देख लेते हैं। तो जब भी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग को हम एक्साइट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है कि वोल्टेज इंड्यूस होते हैं आपके दोनों वाइंडिंग में, दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो आपकी फर्स्ट है उसे S1 कहते हैं और दूसरी वाइंडिंग को S2 कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे S1 में हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना आउटपुट हो रहा है, कितना आउटपुट वोल्टेज है वो ES1 है, और S2 में कितना हो रहा है, ES2 हो रहा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ओवरऑल ओवरऑल जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, E0 मिल रहा है। ओके, तो S1 और S2 हमारे सीरीज कनेक्शन में है। देखिए यहाँ पे जो आपके S1 और S2 है वो आपकी सीरीज कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो हमारा जो डिफरेंशियल आउटपुट होगा, आउटपुट जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा, E0 इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2। ओके, तो हमारे पास एलवीडीटी में हम तीन पॉसिबिलिटीज हमारी पॉसिबल है, तीन पॉसिबिलिटी हमें मिल सकती है। इसके अकॉर्डिंग मोशन ऑफ द कोर के अकॉर्डिंग हमें तीन पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो उसमें केस वन क्या होगा, आपकी नल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपने प्राइमरी वाइंडिंग में आपकी जो भी आपने यहाँ पे वोल्टेज जो भी आपने एसी एक्साइटेशन यहाँ पे दिया, तो S1 और S2 वाइंडिंग में आपकी दोनों में वोल्टेज डिफरेंस नहीं हुआ, यानी दोनों में वोल्टेज जो आपके एक्साइटेशन से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुए वो आपके सेम हुए। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो फ्लक्स है वो भी आपके सेम है, phi S1 और phi S2 आपके दोनों सेम है। ओके, और ईएमएफ भी आपका दोनों वाइंडिंग में आपका सेम है। ओके, इसी को हम नल पोजीशन कहते हैं। तो इस नल पोजीशन में हमारा जो कोर होगा, फेरोमैग्नेटिक कोर जो हमने लिया वो कोर हमारा सेंटर में होगा। ओके, तो ES1 और ES2 हमारा इक्वल होगा और E0 हमारा यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो होगा यहाँ पे नल पोजीशन में। सेकंड केस क्या है हमारा, अगर हमारा कोर लेफ्ट साइड अगर मूव करता है, नल पोजीशन से हमारा कोर जो है वो लेफ्ट साइड करता है, लेफ्ट साइड हमारा जाता है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो आपकी वाइंडिंग थी S1, उसके अंदर आपका
फ्लक्स होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू S2 वाइंडिंग, ठीक है? तो ये कंडीशन होगी phi S1 इज़ ग्रेटर देन phi S2। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ES1 इज़ मोर ग्रेटर देन ES2, ठीक है? तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, डिफरेंशियल आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा? E0 हमें कैसे मिलेगा? ES1 में से हम ES2 माइनस करेंगे और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम पॉजिटिव वोल्टेज से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, वो आपका प्राइमरी वोल्टेज के साथ फेज़ में है। एक फेज़ में है, दोनों एक ही फेज़ में है, ठीक है? दोनों सेम फेज़ में है। और केस 3 हमारा क्या है? केस 3 हमारा ये है कि जब हमारा कोर है वो हमारा मान लीजिए कि राइट साइड मूव कर रहा है, नल पोज़ीशन के राइट साइड मूव कर रहा है। तो इसमें क्या होगा हमारा जो फ्लक्स होगा S2, जो फ्लक्स S2 में होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू S1, ठीक है? तो हमारी कंडीशन क्या बन सकती है? phi S2 इज़ ग्रेटर देन phi S1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ईएमएफ है वो क्या होगा? ES2 इज़ ग्रेटर देन ES1। तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें कैसे मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारा ES2 ग्रेटर है, इसीलिए। ग्रेटर होने के कारण हमें आउटपुट नेगेटिव मिलेगा और इसका मीनिंग क्या है? जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, वो हमारा प्राइमरी वोल्टेज से 180 डिग्री आउट है, 180 डिग्री आउट है, ठीक है? यानी दोनों के बीच का जो एंगल है, यानी आउटपुट वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज का जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें तीनों तीन कंडीशन हमें बता रखी है, देखिए। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कंडीशन आपकी नल पोजीशन। नल पोजीशन में क्या होगा? आपका कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि आपका जो पोजीशन होगी वो यहाँ 0 पे होगी, ठीक है? देन सेकंड हमारी क्या थी? सेकंड पोजीशन हमारी क्या थी? कि हमारा जो कोर है वो लेफ्ट साइड होगा। लेफ्ट साइड जब होगा तब हमें पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नल पोजीशन से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ये देखिए, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, जो को आउटपुट वोल्टेज की पॉजिटिव मिल रही है हमें, ठीक है? और थर्ड थर्ड में क्या था हमारा? थर्ड में हमारा था कोर हमारा राइट साइड है नल पोजीशन के, तो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा था वोल्टेज? हमें नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा था। तो ये देखिए थर्ड हमारा है जो आपको एक तरीके से नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है? तो ये हमने रिप्रेजेंट किया केस 1, केस 2 और केस 3 को ऑपरेशन से कैसे उसके ऑपरेशन होते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास 3 कंडीशन थी। अब नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी कि हमारे एलवीडीटी क्या-क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है हमारा हाई रेंज। हाई रेंज क्या है कि आपका जो एलवीडीटी है वो बहुत ही हाई रेंज तक आपका मेजरमेंट कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है? और उसकी रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है उसकी 1.25 एमएम से 250 एमएम तक। तो देखिए इन दोनों 250 एमएम माइनस आप 1.25 करेंगे तो ये आपकी एक तरीके से रेंज आ गई। तो एलवीडीटी कितनी हाई रेंज तक आपका मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है? तो ये आपका एक एडवांटेज हो गया। देन सेकंड एडवांटेज क्या है? नो फ्रिक्शन लॉस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई तरीके का आपका रोटेटिंग पार्ट नहीं है, ठीक है? रोटेटिंग पार्ट न होने के कारण आपके फ्रिक्शन लॉस यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल ही रिमूव हो जाते हैं, ठीक है? थर्ड है हमारा हाई इनपुट और हाई सेंसिटिविटी के, जो आउटपुट है वो एलवीडीटी का हाई है, ताकि हाई होने के कारण क्या है, इससे ये जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट है उसकी किसी भी तरीके का एम्प्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। और हाई सेंसिटिविटी क्या है? हाई सेंसिटिविटी कैसे? क्योंकि जो एलवीडीटी होता है उसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है? अबाउट टू 40 वोल्ट पर मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में आपका 40 वोल्ट तक की सेंसिटिविटी बताता है, तो इसलिए इसका हाई सेंसिटिविटी है, ठीक है? नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा लो हिस्टैरिसीस। लो हिस्टैरिसीस है यानी कि जो आपकी इसकी जो रिपीटेबिलिटी है, एलवीडीटी की जो रिपीटेबिलिटी है वो आपकी हर एक कंडीशन में आपकी एक्सीलेंट है, ठीक है? यानी कि लो हिस्टैरिसीस होने के कारण जो इसका रिजल्ट है वो एक तरीके से एक्यूरेट आएगा हर समय, हर टाइम पे। आप एक बार चाहे आपको उसको रिपीट करें, चाहे उसे 1000 बार रिपीट करें, लेकिन जो उसकी रिपीटेबिलिटी जो है वो बड़ी एक्सीलेंट है, ठीक है? अंडर ऑल कंडीशन। देन फिफ्थ है हमारी लो पावर कंजप्शन, ठीक है? लो पावर कंजप्शन कैसे? कि वो आपका एलवीडीटी
1 वॉट तक ही यूज़ करता है विथ कंपेयर टू अदर ट्रांसड्यूसर। इसलिए एक ये लो पावर कंजम्पशन भी है, इसका एक एडवांटेज है। देन डायरेक्ट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसका ये भी क्यों एडवांटेज है, क्योंकि ये एक आपके लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली आपका इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो आपका इजी टू प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये 6 हमारे एडवांटेजेस थे। तो डिसएडवांटेजेस भी कुछ होंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है एलवीडीटी के? एलवीडीटी इज सेंसिटिव टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। क्यों स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से क्यों आपका सेंसिटिव है? क्योंकि आपने जो कोर यूज किया है, अंदर जो आपने कोर यूज किया है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से वो बहुत ही जल्दी आपका अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसीलिए आपका जो एलवीडीटी है वो बहुत ही सेंसिटिव है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसे हमेशा रिक्वायर्ड होता है कि एक प्रोटेक्ट स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से आप उसे प्रोटेक्ट करें। ठीक है, और सेकंड हमारे डिसएडवांटेज क्या है कि दे आर अफेक्टेड बाय द वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर, वाइब्रेशन और टेम्परेचर से अफेक्टेड है। ठीक है, नाउ उसकी हम एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं कि एलवीडीटी की एप्लीकेशंस क्या-क्या है। ठीक है, तो एलवीडीटी की 2 एप्लीकेशन है कि आपका जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट की जो रेंज होती है, वो आपकी फ्रैक्शन ऑफ एमएम से फ्यू सेंटीमीटर तक होती है, वहाँ पे हम एलवीडीटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एलवीडीटी आपका एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह पे भी काम कर सकता है, जो आपका कन्वर्ट करता है सिग्नल को डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसीलिए उसे हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी एप्लीकेशन क्या है? दे कैन आल्सो एक्ट एज़ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। कैसे? जैसे आपका बर्डन ट्यूब है, व्हिच एक्ट एज़ अ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर एंड कन्वर्ट प्रेशर इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और एलवीडीटी जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है। तो उसे हम प्राइमर एलवीडीटी को हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के तरीके तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के तौर पे भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी एप्लीकेशन थी। अब सेकंड हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है, हम आरवीडीटी यूज करते हैं। आरवीडीटी आरवीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है, और क्यों यूज होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर द मेजरिंग ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आरवीडीटी का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका सेम होता है एलवीडीटी के जैसा, लेकिन इसमें एलवीडीटी में क्या होता है, आपका सिलिंड्रिकल आयरन कोर यूज होता है। सिलिंड्रिकल आयरन कोर होता है। यहाँ पे देखिए, जो आपका ये रोटरी है, जो आप जिससे ये आप घुमा सकते हैं हाथ से, तो ये रोटरी जो आपकी है, वो आपकी कैसे बनी होती है? फेरोमैग्नेटिक कोर, जैसा आपका एलवीडीटी में होता है। ठीक है, तो जो आप इसका कंस्ट्रक्शन है वो तो सेम है एलवीडीटी जैसा, लेकिन एक फ़र्क क्या है? वहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक कोर सिंपल था, यहाँ पे आपकी रोटरी फेरोमैग्नेटिक यूज़ होती है। ठीक है? बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। अब देखिए, if the core is at the center, as in the case of RVT, equal flux is linked with the both winding. ठीक है? And equal voltages are developed from primary winding to the secondary winding. Hence, output is being the differential output will be zero or null. अगर आपका जो फ्लक्स आपका जो रोटरी है, अगर वो आपकी सेंटर में है, रह रही है, सेंटर में रह रही है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में S1 और S2 था, उसके डिफरेंस आपका जीरो है, यानी दोनों में आपके इक्वल वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और देखिए सेकंड क्या है, इफ द कोर इज टर्न अबाउट द सेंटर, यानी सेंटर के ऊपर जा रहा है, जो भी आपका सेंटर है उससे कोर आपका ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपका S1 वाइंडिंग के अंदर S1 वाइंडिंग के अंदर इंक्रीज हो रहा है, S2 वाइंडिंग के अंदर आपका फ्लक्स है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी S1 इज ग्रेटर देन S2, सिंपल। और अगर आपका कोर दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जो आपका सेंटर है उससे नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका S1 इज लेस देन S2, यानी फाइव आपका जो S1 में जो आपका फाइव हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपका लोअर है किससे? S2 के फ्लक्स से। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आउटपुट हम लोग मेजर करते हैं। सिंपल है, आरवीडीटी में जैसे आपका S1 अगर ग्रेटर देन होता है
तो इसमें क्या होगा और आपको नेगेटिव आरवीडीटी में नेगेटिव आपको वोल्टेज मिल रहे थे, तो इस तरीके में आपका क्या होगा कि वाइंडिंग S1 अगर आपका स्मॉल होगा यानी 5 आपका स्मॉल होगा 5 से, तो आपको नेगेटिव आपको वैल्यू वोल्टेज की मिलेगी, ठीक है? तो ये जो आउटपुट है, जो आउटपुट मैग्नीट्यूड जो आउटपुट है आपका और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो ये आपका एक तरीके का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए हम आरवीडीटी का यूज़ करते हैं, ठीक है? उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है? तो एडवांटेजेस क्या है आरवीडीटी के? एक तो सबसे पहला लो कॉस्ट है, देन सेकंड आपका सॉलिड और रोबस्ट है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है? इसमें कोई तरीके का फ्रिक्शन रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी हाई है। लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में भी इसकी एक्यूरेसी आपकी हाई रहेगी और नेग्लिजिबल हिस्टैरिसीस, ठीक है? तो यानी हिस्टैरिसीस लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है? और एक डिसएडवांटेज क्या है? कॉन्टैक्ट बिटवीन प्लंजर एंड मेजरिंग सरफेस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ओके? ये मेन इसका डिसएडवांटेज है, ओके? तो ये हमारा एलवीडीटी और आरवीडीटी दोनों ही कंप्लीट होता है, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट हम किस ट्रांसड्यूसर से करते हैं वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रेशर मेजरमेंट या फिर